नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज मैं आपसे एक ऐसे जटिल समस्या पर चर्चा करूंगा जो इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे और आपके सामने जो बड़ी समस्या है और इस देश की अर्थव्यवस्था के सामने, इस देश की सरकारों के सामने बड़ी समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वह समस्या है बेरोजगारी की समस्या, जिसका सामना हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। और यह एक ऐसी समस्या है जिसके शिकार हम और आप दोनों हैं। कभी हम उसके शिकार होते हैं, कभी आप उसके शिकार होते हैं। और समाज का कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस समस्या से अलग है, जिसके सामने ये समस्या नहीं है। देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, समाज के किसी भी कोने में वह कार्य क्यों नहीं कर रहा हो, उसके सामने, उसके परिवार के सामने, उसके समाज के अंदर ये समस्या है जो उसके लिए भी एक उतनी ही बड़ी और भयावह चुनौती है जितना हमारे लिए और आपके लिए। हम और आप अध्ययन कर रहे हैं, समाज के किसी भी क्षेत्र में जीविकोपार्जन कर रहे हैं, किसी भी कार्य में अपने आप को जोड़े हुए हैं। या तो अध्ययन करते होंगे, अध्यापन करते होंगे, शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, व्यवसायी होंगे, उद्योगपति होंगे, राजनेता होंगे, या समाज के अन्य क्षेत्रों से अपने आप को जोड़े हुए होंगे। ये सारे लोग जो इस देश के अंदर रहते हैं, उन सभी लोगों के सामने यह एक समस्या है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कई बार हम सब लोग क्या होता है कि किसी बात को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं, और सुनने और समझने से पहले यह मान बैठते हैं कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे और आपके परिवार में भी यह समस्या है। चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य में लगा हुआ क्यों नहीं हो, उसके सामने रोटी की समस्या है, उसके सामने शिक्षा की समस्या है, उसके सामने मूलभूत समस्याएं हैं, जिसको हम लोग कहते थे कि जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, रोटी, कपड़ा और मकान। ये परंपरागत व्यवस्था के तहत यही 3 चीज़ें हुआ करती थी। बाद के दिनों में 2 चीज़ें और जुड़ गई, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अब हम लोग कहते हैं कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तो आपके सामने जीवित रहने की चुनौती है, अपने आप को सरवाइव करने की चुनौती है। फिर उसके बाद आपके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको तन ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत होनी चाहिए, फिर जीवन को सही दिशा देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, और ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपके सामने स्वास्थ्य की समस्या है। जो आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तो स्वस्थ मानसिकता होगी। इसलिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और ये आवश्यकताएं सबकी है, चाहे वो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो या नहीं हो। जीवन में किसी भी क्षेत्र में वह किसी भी विषय का छात्र क्यों नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला किसान, मजदूर, व्यवसायी, राजनेता, इंजीनियर, डॉक्टर क्यों नहीं हो, सबके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से उसको होकर गुजरना है। तो अर्थशास्त्र को समझना होगा, इस देश की समस्याओं को समझना होगा, आर्थिक चुनौतियों को समझना होगा। यदि हम इन चुनौतियों को नहीं समझेंगे, देश की अर्थव्यवस्था की समस्या को नहीं समझेंगे, तो समाज में अव्यवस्था का वातावरण तैयार होगा, और जब सामाजिक अव्यवस्था का वातावरण बढ़ेगा तो भले आप बेरोजगारी के दंश को नहीं झेल रहे हों, भले आप आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न रहे हों, लेकिन आप जिस समाज में हैं उस समाज की व्यवस्था, सामाजिक वातावरण यदि अच्छा नहीं होगा, तो आपके पास संपूर्ण व्यवस्था होने के बावजूद भी आप अपने आप को सुखी और शांति से जीवन जीने के लिए
तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसिक अव्यवस्था और अशांति का वातावरण व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देता है। इसलिए आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि इस देश के बड़ी समस्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी की समस्या, उस समस्या का कारण क्या है और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी है कि रोजगार का नहीं मिलना या रोजगार का अभाव होना ही बेरोजगारी है। श्रम शक्ति की मांग और उसकी पूर्ति दोनों के बीच का जो अंतर है वह बेरोजगारी कहलाती है। एक व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है, काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा रखता है, उसके अंदर उसकी योग्यता भी है और वह मानसिक रूप से काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था के अंदर काम नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार की श्रेणी में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, कि वह काम करने की इच्छा रखता हो, दूसरा, उसमें काम करने की योग्यता भी है, और तीसरा, वह काम करने के लिए तैयार है। यदि ये 3 गुण नहीं है तो उसको हम लोग बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसलिए जब बेरोजगारी की गणना की जाती है, जब सेंसस होता है, तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि बेरोजगार कौन है। बेरोजगार मतलब यह नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए वह बेरोजगार है, या सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार है। बेरोजगार वही है जो उपरोक्त गुणों के बावजूद भी उसको रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग बच्चे को, बूढ़े को, बीमार व्यक्ति को, विद्यार्थी को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। विद्यार्थी तब बेरोजगार होगा जब उसका अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, पठन पाठन का कार्य पूरा हो चुका होगा, वह शिक्षित हो जाएगा और काम की तलाश करेगा, और उसके बावजूद भी जब उसको काम के अवसर अर्थव्यवस्था में नहीं मिल पाते हैं तब वह बेरोजगार कहते हैं। जब तक वह अध्ययन का कार्य कर रहा है तब तक आप विद्यार्थी को भी बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हमको यह समझना होता है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का वह कार्य जिसके माध्यम से आर्थिक क्रिया करता है और किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है, तभी वह बेरोजगार है। जो कोई योगदान नहीं हो अर्थव्यवस्था में तो हम उसको बेरोजगार नहीं कहते हैं। इसलिए हम इस श्रेणी में महिलाओं को रखते हैं। महिलाएं अपने परिवार की या अपने बच्चे का लालन पालन, सेवा, ममता, स्नेह, लगाव, ये सब जो करती है उसको आर्थिक क्रिया नहीं मानते हैं। अर्थशास्त्र उसको बेरोजगार नहीं मानती है, अर्थशास्त्र उसको आर्थिक क्रिया नहीं मानती। आर्थिक क्रिया कहलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में अर्थ का लेन देन, आदान प्रदान होना आवश्यक है। जिस भी कार्य में किसी न किसी रूप में अर्थ का लेन देन, आदान प्रदान, अदला बदली किया जाता है, वही आर्थिक क्रिया कहलाता है। इसलिए मैंने माताओं बहनों के उस कार्य की चर्चा की जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं की जाती है। इसलिए महिलाओं को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते हैं आप। तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ने का कारण क्या है? इस देश के अंदर जो यह बड़ी समस्या का रूप ले रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि दुनिया के दूसरे देशों का अध्ययन आप करेंगे, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों की जब आप चर्चा करते हैं तो आप वहाँ देखेंगे, एक सर्वे के अनुरूप मैं आपको अवगत कराता हूँ, वहाँ पर 50 से भी कम प्रतिशत लोग हैं जो आश्रित हैं। भारत में क्या है? भारत में प्रत्येक एक व्यक्ति पर 2 या 3, कम से कम 2 या 3 व्यक्ति आश्रित हैं। जिस अनुपात में आश्रितों की संख्या बढ़ रही है, जिस अनुपात में देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार के अवसरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है, और दिन प्रतिदिन रोजगार करने वाले लोगों पर आश्रितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और आश्रितों के दबाव के कारण इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रखा है। हमको समझना होगा कि समाज के अंदर बेरोजगारी की समस्या क्यों बढ़ रही है। उसका कारण है, आप शहरी क्षेत्र की बात तो छोड़ दीजिए,
ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? कृषि के कार्य में जो लगे हुए लोग हैं वे अधिकांश लोग हैं जो कुछ ही दिनों तक काम करते हैं।